मॉर्निंग स्टूडेंट। आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन। लास्ट क्लास आपने डिफाइन कर लिया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफोर्स कैसे कन्वर्ट करना है, अल्फा इमिट करना है, बीटा इमिट करना है, इलेक्ट्रॉन इमिट करना है, पॉजिट्रॉन इमिट करना है, प्रोटॉन इमिट करना है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन एक दूसरे में चेंज करना आपने लास्ट क्लास सीखा था और रिपीट भी करेगा आगे 12th क्लास में भी। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है ये सब चीजें। आइसोडाइफोर्स पढ़ा आपने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस किया, आइसोस्टेरस डिस्कस किया आपने और आइसोमॉर्फस आपने बनाया। आइसोटोप्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था आपने, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे उसके आगे और स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी है बाइबल की। बाइबल जो है उसमें एक पेज पे ये स्टोरी है डेविड एंड गोलियत की कहानी। बचपन में हम लोग सुनते थे बाइबल की ये कहानी, ठीक है, आप ही सुने होंगे कभी, ठीक है। सो डेविड एंड गोलियत। गोलियत राक्षस था, बड़ा सा राक्षस, 10 फीट का खूब बड़ा सा राक्षस था गोलियत, और डेविड 10 साल का छोटा सा बच्चा। कहानी शुरू होता है डेविड से। डेविड जो है छोटा सा बच्चा, गांव का बच्चा, 10 साल का बच्चा था और वो पढ़ता नहीं था। पुरानी कहानियां हैं, पहले ज़माने में जब पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ करता था तो छोटे जो बच्चा था, गरीब किसान का बच्चा था, तो उसको ड्यूटी था उसका कि वो जैसे ही मानसून सीजन आता था तो वो गांव के सारे भैंस, गाय, भेड़, बकरी सबको लेकर के जंगल में चले जाना। जब मानसून का सीजन होता तो जंगल में चले जाना, वहाँ एकदम खूब घास उगता और 2 महीने 3 महीने पूरे मानसून सीजन में सारा अपना मवेशियों को, गांव के हर घर के मवेशियों को ले जाके जंगल में उनको चारा खिलाना और केयर करना कि कोई एनिमल अटैक न करे, और वो सबको एक साथ इकट्ठा करके रहता था। वो 3-3 महीने जो डेविड था वो जंगल में ही रहता था। जंगल में जो ग्रीन ग्रीन ग्रास मिलता, सब एनिमल्स, भेड़, बकरियां, गाय, भैंस जितने थे सब चरते रहते थे, ठीक है। डेविड अब खाना कैसे खाता था? 10 साल का बच्चा था, तो खाने के लिए डेविड क्या करता था कि एक गुलेल रखे हुआ था। गुलेल, रबर वाला जो गुलेल, तो गुलेल, छोटा सा गुलेल, और उसमें पत्थर ले लेता था जंगल से, और मानसून सीजन में जंगल में खूब फ्रूट लगा रहता था, तो वो गुलेल से एकदम फ्रूट्स को हिट करता और गिरता, फ्रूट्स खाता। बड़ा एक्सपर्ट हो गया था गुलेल चलाने में। वो पेड़ पे एकदम ऊपर में इतना छोटा सा भी कोई उसको फ्रूट्स, मैंगो दिखता, वो गुलेल से टारगेट करता और 2-3 हिट करने पे वो नीचे गिरा देता, खाता, उसको रहता। तो स्टोरी का स्टार्टिंग यही है कि डेविड 10 साल का छोटा बच्चा, उसको ड्यूटी दिया गया था कि जैसे ही मानसून सीजन आए, बारिश का टाइम आए, सारे एनिमल्स को लेके जाओ, जंगल में रहना है, 2 महीने तक रहना है, एनिमल्स को चराना है। एनिमल्स खूब ग्रीन जो ग्रास है खा करके एकदम घूमते रहेंगे, और साथ में डेविड को केयर टेकर, वो देखते रहना है कि एनिमल्स को कहीं मिसिंग ना हो जाए, और डेविड को साथ रहना है 2 महीने। 2 महीने बाद वो चलाता और अपने खाने के लिए वो गुलेल रखता और बॉल जंगल से स्टोन लेता और हिट करके फ्रूट गिरा गिरा के खाते रहता। 2 महीने बीता, डेविड जो है सारे एनिमल्स लेके गांव लौटा। सब एनिमल्स साथ साथ जा रहे हैं गांव पे, तो रास्ते में देखा कि गांव में कोई आदमी नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे गांव के अंदर गया, सबका दरवाजा बंद है। सारे एनिमल्स को वो सबके घर घर के पास ले आके, आपका एनिमल्स आया, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। एकदम परेशान कि हुआ क्या गांव में। सारा डोर, सारा आदमी, कोई न तो आदमी है, न बच्चा है, न फीमेल, सब लोग एकदम बंद, पूरा दरवाजा बंद है, गांव में कोई दिख नहीं रहा है। धीरे धीरे अपने घर की तरफ गया, अपने घर पे नॉक किया। अंदर से डेविड का भाई निकला, वो देखा कि डेविड आया हुआ है, सारे एनिमल्स को लेके आया हुआ, और जल्दी से डेविड को घर के अंदर रखा, सारे एनिमल्स को बोला कि अंदर करो जल्दी से, और डोर बंद कर दिया। अब डेविड पूछा कि क्यों गांव के सारे लोग जो हैं दरवाजा बंद करके घर में क्यों छिपे हुए हैं? तो उसके भाई ने बोला कि गांव में एक राक्षस आया है, वो 10 फीट का राक्षस है, बड़ा सा राक्षस है, और उसका नाम है गोलियत।
वो गांव में किसी को भी देखता है, आदमी को देखता है, बच्चे को देखता है, एनिमल्स को देखता है, किसी भी भेड़ बकरी को देखता है, वो उठा के खा जाता है। इसलिए गांव वाले ने डिसीजन लिया है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, 10 दिन 15 दिन तक कोई निकलेगा नहीं, सब एनिमल्स को अंदर कर लो, तो डोलियत को खाना नहीं मिलेगा, वो यहाँ से चला जाएगा, दूसरे गांव चला जाएगा या कहीं जंगल में चला जाएगा। सब लोग ने ये डिसीजन लिया है, और तुम भी घर से बाहर मत निकलना, एकदम घर में 10 दिन पैक रहो और सारे एनिमल्स को बंद रखो एकदम घर के अंदर। डेविड तो घूमने वाला बच्चा, जंगल में घूम घूम कर करके ऐसे चराना और फ्रूट्स तोड़ के खाना, उसको बोला गया कि पैक हो जाओ 10 दिन के लिए। परेशान हो गया, भाई से बोला कि ऐसा करते हैं, क्यों नहीं गांव वाले सारे लोग मिल करके और हम लोग उस राक्षस पर अटैक करते हैं, अटैक करके उसको मार देंगे, परमानेंट सोल्यूशन, राक्षस खत्म हो जाएगा। तो उसका भाई उस पर गुस्सा हो गया कि तुम इतना छोटा हो, 10 साल के हो, छोटे बच्चे हो, और राक्षस 10 फीट का इतना बड़ा राक्षस है, सबको उठा के खा जाता है, सब लोग डर के मारे भाग गए हैं, और तुम क्यों आगे जा रहे हो, और कोई गांव वाला निकलने के लिए तैयार नहीं है, सबने डिसीजन लिया है, इसलिए तुमको भी वही फॉलो करना। 10 दिन तक एकदम घर से बाहर नहीं निकलना है, जब तक राक्षस गांव में है कोई नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा उसको खा जाता है वो। डेविड बोला कि ठीक है, तुम लोग रहो घर के अंदर, अब मैं जाता हूं, मैं उस राक्षस को मार के दिखाऊंगा। ठीक है, सब लोग, उसका भाई, मदर, फादर, सब रोके कि नहीं नहीं जाना है। वो घर से निकल गया। क्या लिया हाथ में? गुलेल, ढेर सारे बॉल्स, स्टोन ले लिया। ठीक है, निकला बाहर, खोजते रहा, राक्षस मिल गया। राक्षस ने देखा डेविड को, देखा कि वो छोटा सा 10 साल का तो है ही, जस्ट उसके पीछे दौड़ा उसको खाने के लिए। ठीक है ना, डेविड भी देख लिया कि अरे डोलियत आ रहा है, दौड़ा रहा है उसको। ठीक है, वो पीछे भागा। ठीक है, भागते रहा, वो राक्षस उसको दौड़ाते रहा। वो गुलेल लिए हुआ था, और गुलेल लेकर के बार बार हिट 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 करते रहा। वो दौड़ते गया, बस बैक साइड से हिट करते रहा, ढेर सारा स्टोन लेके हिट करते 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 उसको मार दिया। जाके गांव में बोला कि अब निकलो सब लोग, मैंने वो जो डोलियत है, राक्षस है, उसको मार दिया। सब लोग निकल के देखने गया तो हाँ, राक्षस तो मरा पड़ा हुआ है। सब लोग डेविड से पूछे, डेविड ये तू कैसे किया? ठीक है, तू तो छोटा सा 10 साल का बच्चा है और गुलेल से कैसे मार दिया इसको? ठीक है, नहीं, डेविड ने सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया कि बोला कि देखो, मुझे 2 महीने जंगल में रहना होता है, और जंगल में इतना बड़ा पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर इतना छोटा सा एक फ्रूट लगा रहता है, मैं उसको हिट करता हूँ, हिट करके 2 बार 3 बार 4 बार हिट करते करते उसको गिरा देता हूँ। सोचो, वो पेड़ के ऊपर इतनी छोटे सा फ्रूट है, उसको जब मैं गिरा देता हूं तो इतना राक्षस तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा राक्षस है, और इस पे मैं जब हिट करूंगा तो मेरा तो हिट जो होगा वो 100% एकदम स्ट्राइक करेगा। फ्रूट्स को तोड़ने में तो मैं 5 बार हिट करता हूं तो जाके 1 बार फ्रूट्स गिरता है, और वो राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है, इसके ऊपर तो जितना बार मैं हिट करूंगा सब तो जाके उसके आंख, नाक, कान पे सब लगते जाएगा। यहाँ तो मेरा एकदम मिस होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, सो थिंक डिफरेंट तरीके से सोचा जाता है। गांव वाले सब सोचे कि इतना बड़ा राक्षस है, वो तो सबको खा जाएगा, और डेविड सोच रहा है कि अरे इतना बड़ा राक्षस है तो इसको तो मारना एकदम आसान है, क्योंकि एक भी मेरा जो हिट होगा मिस नहीं करेगा, सारा हिट इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, और मार दिया। ये चीजें आपके लिए है, ये आपके लिए। थिंक डिफरेंट। अभी छोटे हैं, अभी आप 16 साल के हैं, 16 साल 17 साल के हैं, अभी कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, बहुत कम कंपटीशन है। 8 लाख 10 लाख ही बैठता है, लोग 8 ही लाख 10 लाख बैठता है, जिसमें 50,000 का सिलेक्शन हो जाता है। बड़ा आसान है, बहुत ईजी है। थिंक डिफरेंट। मिस हो गया, ये चांस मिस हो गया आपसे, मिसिंग, कहीं गलती से ये 3-4 साल में आप नहीं कर पाए, नहीं करना नहीं पढ़ पाए। आप करना तो है ही, आप वर्क करोगे तो करोगे ही, बट बाय द वे आप खेलते रह गए, दोस्तों के साथ गप मारते रहे, मूवी देख रहे, सब लाइफ को एंजॉय करते रहे और मिस कर दिए। जैसे ही आप हायर लेवल में जाएंगे, सोचेंगे कि अब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, पता है 1 करोड़ फॉर्म भरता है लोग, 1 करोड़ फॉर्म भरता है, 1 करोड़ एप्लीकेंट रहेंगे, उसमें सीट कितना? 2000। वो भी गारंटी नहीं है हो जाएगा,
वो भी आज एग्जाम दीजिएगा, 3 साल बाद रिजल्ट आएगा, 2 साल बाद आपका ज्वाइनिंग आएगा, तो गारंटी नहीं है। तो अभी जो आपको टफ लग रहा है, अभी जो लग रहा है ना कि मेडिकल इंजीनियरिंग बड़ा टफ है, बड़ा टफ है, हाँ अभी लग रहा है, मिस हो गया, ये चांस मिस हो जाएगा। देन आफ्टर 3 ईयर जब आप फिर से तैयारी करोगे कि अरे मुझे बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, कुछ रेलवे के एग्जाम में देना है, टीटी टीचर में देना है, तब उस दिन रियलाइज करेगा कि ओ ये तो बहुत टफ हो गया। वहाँ तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट 2-2 करोड़ होते हैं एप्लीकेंट, और सीट बहुत कम। अभी जो आपको लग रहा है कि ओ ये तो मेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटी ये तो डोलियत है, राक्षस की तरह है, मुझसे नहीं होगा, नो यही चांस है, अभी चांस है, कंपटीशन कम है, अभी बन गए, निकल गए, एकदम डायमंड पीरियड चल रहा है आपका। अगर निकल गए, कर गए, तब तो आप बड़े बन गए। मिस हो गया तो आगे और सफ़र करेंगे, वो भी मिस हो गया तो आगे मच मच, जैसे देखते हैं ना टीवी पे खूब आते रहता है, गवर्नमेंट नौकरी दो, नौकरी दो। अरे पढ़ने वाला कोई नहीं है, सबको फ्री में नौकरी चाहिए। तो जो लग रहा है आपको कि ये मेडिकल इंजीनियरिंग बिग बिग कंपटीशन लग रहा है कि राक्षस की तरह आपके पीछे पड़ा हुआ है, इतना बड़ा है, कैसे होगा, अरे बड़ा इजी है। थिंक डिफरेंट, डिफरेंट, थोड़ा अलग तरीके से सोचिए। इस साल आईआईटी एडवांस में, इस साल आईआईटी एडवांस में एप्लीकेंट पता है कितने थे? सिर्फ 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख, और नंबर ऑफ सीट 15,000 है। मे बी 20,000 तक चला जाता है, लोग कई लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो 20,000, और एप्लीकेंट कितने? 1.5 लाख, सीट कितना? 20,000, मतलब हर एक 10 में एक कंपटीशन है, उससे भी कम हुआ। 10 लोग बैठे हुए हैं एग्जाम में, उसमें एक का हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। आगे आगे चाहिएगा, आगे जब ये सब चीज़ चांसेस मिस हो जाएगा, अभी लगेगा कि हाँ इतना बड़ा है, इतना राक्षस की तरह आईआईटी एम्स इतना बड़ा। अरे मेरा ब्रदर एम्स में तब एडमिशन लिया था 99 में आईआईटी रुड़की में था, जिस समय एम्स में सिर्फ 30 सीट हुआ करता था, 30, ऑल इंडिया में सिर्फ 30 सीट होता था। उस समय मेरा ब्रदर पढ़ा, वो बोलता था, वो सब मेरे घर में तो सब लोग बोलते थे कि वो 30 नहीं, एक सीट मुझे चाहिए, एक ही चाहिए, वो एक मेरा है, बाकी 29 दूसरे का। और हो गया, करोड़ों में खेलता है लोग, एक एक छोटा छोटा सर्जरी का कितना पैसा लेता है लोग, मैं जानता हूँ सब। तो उस समय लगता है, किसी को लगता होगा कि एम्स में 50 सीट है, उसमें भी 20 रिजर्व है, सिर्फ 30 सीट जो है बचा हुआ, उसमें कैसे कंपटीशन होगा? 30 नहीं भी, आपको एक चाहिए, एक के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, सिर्फ एक सीट चाहिए। हार्ड वर्क है, एक्सेस हार्ड वर्क करना पड़ता है, कर गया, हो गया, लोग फुल लाइफ, फुल मतलब 3-4 साल का हार्ड वर्क होता है, एंड देन होल लाइफ 80 ईयर 90 एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अभी लोग क्या करता है, अभी जो मेजर स्टूडेंट सोचता है कि अभी लाइफ को एंजॉय कर लें पेरेंट के पैसे से। अरे अभी लाइफ एंजॉय कर लीजिएगा, आगे खूब सफ़र करिएगा, आगे पेरेंट भी मदद नहीं करते हैं किसी के, अभी पढ़ने के लिए पैसा दे देंगे, आगे नहीं मदद करते। सो थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचिए। गांव वाले जैसे पूरे डरे हुए रहते हैं कि वो राक्षस है और बिग राक्षस, उससे कौन फाइट करे, वही स्टूडेंट कम्युनिटी होता है। आईटी को देख के मेजर स्टूडेंट 95% स्टूडेंट डर जाते हैं, बोलते हैं ओ बिग 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 कैसे होगा, ठीक है। बट सम स्टूडेंट 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम खुल के फेस करते हैं, लड़ेंगे कि हाँ लड़ेंगे, ठीक है, तो वो लोग अचीव कर लेते हैं। तो आप भी डरिए मत, डरिए मत, आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप भी डरिएगा आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अभी तो कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम का कंपटीशन होता है कि 10 लाख भी एप्लीकेंट हैं, उसमें भी मेडिकल है, चाहे आप आईटी है, मेन ही है, 40,000 सीट मिल जाता है, वो भी बहुत है। आगे करोड़ों के बीच में आपको 1,500 के लिए लोग लड़ता है, करोड़ों सीटों के बीच में, और वो भी गारंटी नहीं है, चीटिंग भी होता है उसमें। इसमें चीटिंग नहीं है, आईटी और मेडिकल में एकदम फुल्ली ट्रांसपेरेंसी है। मैं रहा हूँ ना आईटी रुड़की में, मैं पढ़ा हूँ और मैं देखा हूँ कि कैसे कॉपी चेक होता है, 100% एक्यूरेसी होता है, जरा सा चीटिंग नहीं होता है। नहीं कि किसी का बैकडोर से चला गया, नो,
कभी चांस ही नहीं है उसमें। सो छोटा सा स्टोरी और आपके लिए बिग मैसेज, डरिए मत, डरिएगा तो घर में रहिएगा, डेविड की तरह बनिए, निकल के बाहर आइए और राक्षस का मुकाबला कीजिए, जीत जाइएगा। ठीक है, पढ़िए, खूब हार्ड वर्क करिए और करिए, एकदम आप कंप्लीट करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको और एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि आपके लिए कई लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास आपको सुनाऊंगा एक कहानी, और अच्छी कहानी क्या, मैं कहानियां तो है, ये बाइबल से है लिया हुआ है, बट चीज़ें मैं बहुत सारी चीज़ें क्लास का एक्सपीरियंस से ही मैं आपको सुनाता हूँ, शेयर करता हूँ। कभी टीवी देख लिया, कभी मोटिवेशनल चीज़ें देख, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट को, जो देखता हूँ और उसको रिलेट करता हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास फिर एक अच्छी कहानी मैं सुनाऊंगा आपको, और स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे, 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 12 क्वेश्चन हो गया था 13 में। वही आइसोटोप्स का 4-5 क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करना है। 13 पॉइंट बने तो द एवरेज $35.5. Then calculate the percentage of chlorine 17, 35 and chlorine 17, 37 in natural chlorine। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कई कंपटीशन में पूछ भी चुका है। वही जो आप लास्ट क्लास बोरोन का पढ़ रहे थे, उसी का उल्टा क्वेश्चन है, उसी को रिवर्स कर दिया है मैंने। पहले आप परसेंटेज दिया रहता था, आप एवरेज निकालते थे, इस बार आपको क्वेश्चन में एवरेज दे दिया है और आपको परसेंटेज निकालना है। मेथड वही है, मेथड सेम मेथड। आप मान लीजिए कि लेट जो है, आप ऐसे मान लीजिए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो 35 का है, इसका परसेंटेज मान लीजिए x परसेंटेज है। देन मान लीजिए कि इसका x परसेंटेज है, देन परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो 37 हो गया, उसका परसेंटेज हो गया 100 माइनस x परसेंट, ऐसे। सो लेट मान लीजिए कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन एक का परसेंटेज x है, तो बाकी 100 माइनस x हो जाएगा। और जो मिक्सचर है, ठीक है, जो मिक्सचर को हम लोग मानेंगे कितना आपका, तो 100%, ठीक है, ऐसे ले लेंगे 100%, ठीक। सो ये मिक्सचर टोटल जो हो गया वो 100% है, और उसमें x परसेंट ये है, 100 माइनस x है, और हमें परसेंटेज निकालना। आप जानते हैं, देखिए आप जानते हैं कि एवरेज और एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का तरीका, ये 35 वाला कितना परसेंट है, x, प्लस ये 37 वाला कितना परसेंट है, तो 100 माइनस x हुआ, और डिवाइड बाई 100 ये हुआ, और ये हो गया एवरेज एटॉमिक वेट 35.5। ये इधर कर लेंगे 35.5, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए। सो इस साइड हो गया 3550, और इस साइड आप जोड़ेंगे तो 3700 और माइनस 2x, और जब यहाँ 2x हटाएंगे तो ये है 150, और x इज इक्वल टू 75, और इस तरह परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35, जो 35 वाला परसेंटेज है वो है 75%, क्योंकि इसका परसेंटेज x था ना आपका, और 37 वाला परसेंटेज जो हो गया वो आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन
737, बाकी 100 माइनस एक्स वो 25% होगी। तो ये रिवर्स क्वेश्चन भी आपको सीखना है और ये भी बहुत कॉमन है बोर्ड एग्जाम के लिए। हो गया। रेशियो पूछता है कि बताइए क्लोरीन जो 35 है और क्लोरीन जो 37 है इसका रेशियो चाहिए। सो ये रेशियो आप निकालेंगे तो 3:1 होगा। होगी। और क्वेश्चन बनाएंगे तो इस पे ये आइसोटोप का कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक में भी यूज होता है। दूसरे टॉपिक का मतलब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप सॉल्व करेंगे इसमें। 14 the atomic weight for mixture of chlorine atom and Cl2 Cl2 जो है वो मॉलिक्यूल है इज 50 सो एटॉमिक वेट फॉर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर लिया है Cl और Cl2 का जो मिक्सचर है वो 50 है। देन परसेंटेज ऑफ देन कैलकुलेट द परसेंटेज of chlorine in chlorine atom in mixture कैलकुलेट की। कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स का यूज करना है बट ये है दूसरा टॉपिक। तो कोई मिक्सचर में आपको परसेंटेज निकालना है उसके लिए आपको सॉल्व करना है। बने प्लान प्लानिंग करते हैं हम लोग। इसमें द एटॉमिक वेट ऑफ मिक्सचर ऑफ क्लोरीन। इसमें निकालना क्या था कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। तो मान लीजिए लेट ऐसे प्लानिंग करते हैं, लेट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का परसेंटेज मान लीजिए इसका परसेंटेज है x% और इसका जो एटॉमिक वेट है आप जानते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट जो हो गया वो है 35.5 होता है। ठीक है ना। ठीक है, अगर ये x% है तो अगर हम लोग प्लान करेंगे परसेंटेज ऑफ Cl2 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 माइनस x% और Cl2 दो क्लोरीन है। Cl2 का जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो तो हो जाएगा 71। और पेपर में लिखा हुआ है कि मिक्सचर हुआ तो मिक्सचर तो हो गया यहाँ पे 100% हुआ। और मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखा हुआ, मॉलिक्यूलर वेट फॉर मिक्सचर इज 50, ये 50 लिखा हुआ है। तो आप जो प्लान करेंगे आइसोटोप्स का प्लानिंग करना होता है, जैसे आइसोटोप कॉन्सेप्ट होता है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट और इसमें जो 35.5% वाला मॉलिक्यूलर वेट है वो x% है, प्लस 71 जो है मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 माइनस x% है और डिवाइड बाय यहाँ पे करना है 100 करना है। ये बाकी सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपको सॉल्व करना है। तो मेथड देखिए आइसोटोप्स वाला ही है कि मिक्सचर रहे, मिक्सचर और उसमें दो कंपोनेंट रहे और एक कंपोनेंट का निकालना है। तो आप एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट जो भी कॉन्सेप्ट है वो उसके हेल्प से आप बना सकते हैं। बाकी आप क्रॉस कर लेंगे तो ये है 5000 इस साइड में हुआ और ये है 35.5x हुआ और ये 71,000 माइनस 71x सॉल्व करेंगे। इधर लेफ्ट साइड हो गया 35.5x और राइट साइड ये 71 में से 5000 घटाएंगे 21,000। x इज इक्वल टू 21,000 और डिवाइड बाय 35.5। तो सॉल्व कर लीजिए, इतना परसेंटेज आ रहा है तो यही परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो गया। सॉल्व करना है, करिए सॉल्व इसको। So 21,000 divided by 35.5,
59.15, 59.15. So 59.15% of chlorine atom आ गई। ये है आंसर। हो गया। नेक्स्ट 14-15, the molecular weight. So the molecular weight of ozonide oxygen, ozonide oxygen is 45. Then calculate the percentage of ozone इन मिक्सर। अच्छा, मैं ओजोनाइड ऑक्सीजन बता दूं, यहां पे लिख लीजिएगा बीच में, ओजोनाइड ऑक्सीजन इज द मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन। सो ओजोनाइड ऑक्सीजन जो है मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और इसमें हमें परसेंटेज ऑफ ओजोन चाहिए। इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है ओजोनाइड ऑक्सीजन का 45 लिखा हुआ है, और इसमें कितना परसेंट ओजोन है ये चाहिए। तो आइसोटोप कॉन्सेप्ट कई जगह यूज हो जाता है। मिक्सचर में परसेंटेज निकालने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो कई जगह हम लोग यूज करते हैं। देखिए, एकदम इजी है, एकदम आसान है, बस आपको प्लानिंग करना है। सो परसेंटेज ऑफ ओजोन, ओजोन का परसेंटेज निकालना है, और मान लीजिए इसको x और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो आप जानते हैं 48 हो गया। कैसे? तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है जिसमें नीचे 8 होता है, ऊपर में 16 होता है, तो 16 16 16 48 हो गया। ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज करेंगे तो 100 माइनस x%, और ये हो गया 32, ये 32 हो गया। ठीक है, ऐसे 16 16 एवरेज लिखा हुआ है, और मिक्सचर 100% है, इसका एटॉमिक वेट है 45, ये 45 लिखा हुआ है। ठीक है, बनाने का तरीका ये है, आपको मिक्सचर का एटॉमिक वेट 45 ले लेंगे, और इसमें जो है ये 48 वाला जो है वो x%, प्लस 32 वाला जो है वो 100 माइनस x% है, डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, हो गया। सॉल्व कर लीजिए। 4500, ये है 48x, 3200 माइनस 32x, यहां से हटा लीजिए। सो 1300, 16x, x is equal to 1300 डिवाइड बाय 16 परसेंटेज। सॉल्व कर लीजिए। $81.25, 81.25। So percentage of ozone 81.25%। ठीक, तो कोई मिक्सचर में एक कंपोनेंट निकालना होता है तो वो आइसोटोप्स के हेल्प से बनाएंगे ना, तुरंत बन जाता है। और क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो कई आईटी का क्वेश्चन है, कुछ एम्स का क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ द सिंपल Fe 0.93 और O1
उस टाइट एक एल्वाय है जिसका फॉर्मूला है Fe और 0.93 और ऑक्सीजन 1 ऐसे, ठीक है। नाउ इस कंपोजिशन में कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट एट फेरिक, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन ऐसे लिखा हुआ है और उसके बगल में ऐसे लिखा हुआ इन उस टाइट। ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हाँ, जबकि आया हुआ है एडवांस आईटी एडवांस क्वेश्चन, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। सो इसमें आयरन +3 जो फेरिक है उसका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ फेरिक इन दिस एल्वाय, एल्वाय नहीं है मिनरल्स कहिएगा, मिनरल्स। चलिए प्लान करते हैं, और एक ये आईटी क्वेश्चन है, ऐसे ही एक एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो प्लानिंग ये करेंगे कि आप देखेंगे Fe और ये है Fe और ये हुआ 0.93 और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो 2- होता है, ये जानते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। सो यहाँ पे आप जोड़ के लिखेंगे ऐसे कि ये 0.93 x प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे -2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे। सो 0.93 x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे 200/93, ये है x क्या है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आया 200/93, है ना। साफ दिख रहा है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन, ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 2 से ज्यादा है, बट लेस देन 3, ये 3 से छोटा है। सो 3 से छोटा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का जो आया वो 2 से बड़ा है बट 3 से छोटा है। 2 का मतलब फेरस होता है, 3 का मतलब फेरिक होता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर मोर देन 2 बट लेस देन 3, ठीक है। मतलब इसके अंदर 2 भी है और 3 का भी कंपोनेंट है, इसके अंदर दोनों फेरस और फेरिक दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें निकालना है हमें फेरिक, हम लोगों को फेरिक निकालना है। सो लेट, मान लीजिए, देखिए ऐसे प्लानिंग देखिए कि लेट परसेंटेज ऑफ फेरिक, जो हमें फेरिक निकालना है क्योंकि ये +3 का निकालना है, मान लीजिए इसका परसेंटेज है x% कर लीजिएगा क्योंकि इसको निकालना है x%, ठीक है। अब आज जो प्लान बनाएंगे यहाँ पे वेरी कर रहा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3, ठीक है। अगर ये फेरिक का परसेंटेज x है तो परसेंटेज ऑफ फेरस, क्योंकि यहाँ फेरस नेक्स्ट आएगा, फेरस आएगा वो 100 - x। अब क्यों फेरस ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मिक्सचर है, ये जो कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा है। क्या मतलब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 2 होता है फेरस और 3 होता है फेरिक, तो इसको ले लेंगे 100 - x, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। और जो हम लोग का मिक्सचर है, देखिए जो हम लोग का जो कंपोजिशन मिक्सचर लिखा हुआ है उसको हम लोग मानेंगे 100%, और वहां ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो है वो 200/93। देखिए ये सेट मिल गया, मिक्सचर का सेट मिल गया। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर रहा है, इसका तो उसका हेल्प ले लेंगे हम लोग। तो जो डाटा है, कभी एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा, कभी एटॉमिक वेट वेरी कर रहा, कभी ये ऐसे क्वेश्चन मिल रहा है, आईटी क्वेश्चन है और है बोर्ड के एग्जाम में भी है, एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, दूसरे टॉपिक में होगा, बट है ये क्वेश्चन है आपका। तो मेथड मैं समझा रहा हूं कि मेथड समझिए कि कैसे आपको मिक्सचर में से एक कंपोनेंट को बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूं अभी ऑक्सीडेशन नंबर, और कर लीजिए आप प्लान। अब तो आपको रिजल्ट हो गया, आइसोटोप्स का हेल्प ले लीजिए। सो 200/93 मिक्सचर जो 200/93 है, और इसमें इस मिक्सचर में ये जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर 3 वाला वो है x%, और जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है वो है 100 - x%, और डिवाइड बाय यहाँ हो गया 100
ऐसा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। यहाँ है 93 और यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 200 और ये 2x घटाएंगे प्लस x हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 मल्टीप्लाई बाय 93 प्लस 93x। यहाँ से इसमें घटा लेंगे 200 और 100 माइनस 93 इज इक्वल टू 93 इंटू एक्स। ये है 200 और इसमें से घटाएंगे तो ये 7 हो गया 93x। x इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 93%। सॉल्व कर लीजिए 1400 बाई 93, 15.05%। सो 15.05। सो ये था परसेंटेज ऑफ फेरिक, जो आईटी के पेपर में था, उसमें लिखना था परसेंटेज ऑफ द फेरिक। आयरन ऐसे लिखा रहा था तो उसका मतलब वही है, फेरिक हुआ 15.05%। तो ये परसेंटेज ऑफ फेरिक, ये है। चेक कर ले रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो एम्स का है। इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा इससे बड़ा है आपका। सो मेथड एक ही है। SN 44808। So SN 4.4408। So calculate the ratio of SN2 to SN4. So SN2 to SN4 in this compound। इसमें रेशियो, इसमें टिन है, टिन जो है स्टैनस और स्टैनिक। स्टैनस का मतलब हुआ +2 और स्टैनिक का मतलब +4। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे इसका रेशियो चाहिए था, स्टैनस टू स्टैनिक के रेशियो हमें चाहिए। वही चीज अगर आपको परसेंटेज मिल जाएगा तो अपने आप डिवाइड कर लीजिएगा, वो रेशियो मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन, मेथड वही। सबसे पहले टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर लेते हैं, क्या ये 2 और 4 के बीच में लाइक कर रहा है। अगर करेगा तो फिर हम लोग एक को x मान लेंगे, किसी दूसरे को 100 माइनस x कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट। सो SN ऑफ 4.4408 ये है। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। अब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालना है तो 4.44 x प्लस 8, ऑक्सीजन जो है वो -2 इज इक्वल टू 0। सो 4.44 x -16 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 16 और डिवाइड बाई 4.44, x इज इक्वल टू 4 कर लेंगे डिवाइड बाई 1.11। मतलब ऊपर में यहाँ 400 और डिवाइड बाई 111 ऐसे कर लीजिए, चेक कर लीजिए। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन। सो इससे पता चला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 400 और डिवाइड बाई 111। ये है मोर देन 2 से ज्यादा है बट लेस देन 4। चेक कर लीजिए, ये है मोर देन 2 से ज्यादा है बट लेस देन 4। मोर देन 2 से ज्यादा है बट 4 से कम है। इसका मतलब इसमें 2 और 4 दोनों मिला हुआ है। अब आप प्लान कर लेंगे, वो मिक्सचर हो गया, ये मिक्सचर है।
मिक्सचर, जिसके अंदर 2 भी है और 4 का मिक्सचर हुआ। अब हम लोग इधर ब्रेक कर लेते हैं और जो मेथड मैंने सिखाया था कि लेट परसेंटेज ऑफ स्टैनस परसेंटेज ऑफ स्टैनिक कर लीजिए। लेट परसेंटेज ऑफ स्टैनस, स्टैनस का परसेंटेज जो है वो मान लीजिए x परसेंटेज है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो जो वेरी कर रहा है उसका हेल्प लीजिए। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है स्टैनस, और परसेंटेज ऑफ स्टैनिक, परसेंटेज ऑफ स्टैनिक जो हुआ वो +4 है। इसको आपको लेना है 100 - x परसेंटेज ले लीजिए। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और जो मिक्सचर ले रहे हैं, जो आप मिक्सचर बना रहे हैं, सो मिक्सचर जो है वो उसको परसेंटेज लेना है 100%। ऐसे मिक्सचर क्या है तो वो SN 4.4408 है। ये जो मिक्स किया हुआ दोनों का मिक्सचर है, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर है 400/111। बाकी सॉल्व करना है, कर लीजिए सॉल्व। कॉन्सेप्ट लगाइए आइसोटोप्स का। ये एवरेज हो गया और ये x और ये 100 - x सॉल्व करेंगे। सो एवरेज 400 डिवाइड बाय 111, सो 2 into x, 400 - x डिवाइड बाय 100 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 100, सो 111, 400 और -2x ऐसा सॉल्व करेंगे। 400 इंटू 100, 400 111 111 इंटू 2x ऐसा। इसको सॉल्व करिए। 2 2 2 और x 400 और यहाँ 111 -100 कर लेंगे। सो 2 2 2 x यहाँ हुआ 400 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 11 हो गया। सो x इज इक्वल टू नाउ 4400 डिवाइड बाय 222, सो नियरली 20, नॉट एग्जैक्टली नहीं, 19.9 समथिंग आएगा, बट नियरली 20% कर सकते हैं आप। सो इस तरह आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टैनस का जो परसेंटेज है वो है 20%, और उसी तरह परसेंटेज ऑफ स्टैनिक जो है इसका परसेंटेज करेंगे तो 100 - x का मतलब 80%। ये हो गया। बाकी आपको रेशियो निकालना है, रेशियो कर लीजिए 1:4, दोनों डिवाइड कर लीजिए। तो हम लोग वो SN और 2 और डिवाइड बाय SN 4, ये हमें रेशियो चाहिए था, तो रेशियो हो गया 1:4 हो गया। ऑप्शन देख लीजिएगा 1:4। ये एम्स का क्वेश्चन था जो कि मेडिकल के लिए था। तो मिक्सचर के अंदर से 2 कंपोनेंट जो रहेगा उसका परसेंटेज निकालना है, तो हेल्प लेना है आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का खुद क्वेश्चन काफी अच्छे से आए हुए हैं पेपर में, और ये है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट वही है आइसोटोप्स का। अब हम लोग का बच गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और उनके ग्राफ। ठीक है, डिटेल में मैं बार बार बोलता हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब आप हायर केमिस्ट्री, हायर का मतलब बीएससी नहीं, एमएससी जब करते हैं उस समय जाके आपको इनके इक्वेशन को काफी डिटेल में सॉल्व करना होता है। अभी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या क्या टर्म यूज किया गया है, कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन वो डिस्कस करना है, और थोड़ा ग्राफ जानना है। स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना था और उसके कुछ पार्ट पढ़ना है। मैंने आपको बार बार बोलता हूँ कि श्रोडिंगर वेव का कुछ पार्ट जो हमारे सिलेबस में है, जो आईटी में और मेडिकल और कुछ में इनमें क्वेश्चन आता है, उसके कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या टर्म यूज होता है, ठीक है, क्या कैसे टर्म का मीनिंग क्या है वो डिस्कस करना है हम लोग को, और ग्राफिकल फॉर्म पढ़ना है, और इक्वेशन कैसे किस किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है वो डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन सीखेंगे। नंबर 1 में एक हम लोग ऐसे लिखेंगे इस तरह से, और इस फंक्शन को साई बोलते हैं, PSI बोलेंगे, साई। साई वही टर्म है जो आप 9th और 10th क्लास में एम्पलीट्यूड पढ़ा करते थे, जो आप वेव पढ़ते थे, साउंड वेव या लाइट वेव में जो एम्पलीट्यूड पढ़ा करते थे, वही ये इसको एम्पलीट्यूड फंक्शन भी बोलते हैं, इसको साई को एम्पलीट्यूड फंक्शन बोलते हैं। या आप लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड फॉर वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के लिए एम्पलीट्यूड ये हो गया, साई हो गया, ठीक है। वही एम्पलीट्यूड जैसे कि आप ऐसे पढ़ते रहते थे कि ये ऐसे वेव मोशन है, कोई भी ऐसा वेव मोशन हुआ, ऐसे वेव मोशन ऐसे कर रहा है, तो इस वेव मोशन के लिए जो ये एम्पलीट्यूड है वो साई है। ऐसे ये जो एम्पलीट्यूड तो देख रहे हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यही इसी टर्म को हम लोग साई बोलते हैं। और ये नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऐसे नीचे भी है, तो ये भी साई हो गया। सो ये एम्पलीट्यूड होता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए ऊपर जा रहा है तो ऊपर गया तो ऊपर के साइड में ये पॉजिटिव हो गया, आप जानते हैं कि ऊपर गया तो पॉजिटिव है, और यही नीचे गया तो नीचे में एम्पलीट्यूड क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये एम्पलीट्यूड ही जो है वो उसी को वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड फंक्शन या एम्पलीट्यूड फॉर वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ए से लिखते थे ना, उसी को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे साई जो है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये ऐसे भी कर लेंगे, ये बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव है, ठीक है। और जब नोट्स आता है तो नोट्स, क्योंकि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटम है, स्फेरिकल है, बॉन्डेड मीडियम रहेगा, और बॉन्डेड मीडियम में तो नोट्स बनता है। तो अगर आप ऐसे प्लानिंग करेंगे कि अगर ये वेव है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ऐसे वेव इक्वेशन ऐसे जा रहा है, ये वेव हुआ, और आप जानते हैं कि वो रिटर्न बैक करेगा, और रिटर्न बैक करने के बाद ऐसे बना, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारा पॉइंट्स जो हुआ वो नोट्स हो गए, ये पढ़े हुए हैं। तो नोट्स पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। ये पॉइंट्स को आप जानते हैं, एन पॉइंट जो पढ़े हुए हैं नोट्स, क्योंकि एटम स्फेरिकल है, फुटबॉल की तरह है, बॉन्डेड मीडियम है, और बॉन्डेड मीडियम में तो स्टैंडिंग वेव बनेगा, स्टेशनरी वेव बनता है, और आप ये सब चीजें पढ़े हुए हैं कि एन जो है वो नोट जो है, ठीक है, नोट्स है, ठीक है। तो एट नोट आप साफ दिख रहा है कि एट नोट्स जितने भी नोट्स पॉइंट हैं, नोट्स पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। सो नोट्स पे एम्पलीट्यूड जो हुआ वो 0 हुआ। सो नोट्स पे एम्पलीट्यूड जो हुआ वो नोट पे 0 हो जाता। तो नोट जितना पॉइंट आएगा वहां एम्पलीट्यूड को 0 करना। हो गई। नाउ साई स्क्वायर, ये अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ये साई का स्क्वायर पढ़ना है टर्म, क्योंकि ये सारे टर्म छोटे छोटे टर्म है, वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो साई का स्क्वायर, इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है। साई स्क्वायर जो टर्म है, साई स्क्वायर जो टर्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वही टर्म है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। सो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे बोलते हैं, साई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको आप प्रेजेंट करेंगे तो साई स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, नीचे में यहां पे वॉल्यूम कर लेंगे। ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऐसे बोला जाता है। तो ये इसी का स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है। ये भी वही कॉन्सेप्ट है, नोट्स जब आएगा तो नोट्स पे ये भी तो जीरो होगा, क्योंकि जैसे ये है उसी तरह इसमें भी प्रेजेंट करना है। सो जो भी नोट्स आएगा उसमें भी ये भी टर्म तो जीरो होगा ऐसा। नेक्स्ट, एक पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब ग्राफ में यूज होगा, सब मैं आपको डिस्कस करूंगा ग्राफ बनाते समय। एक लिखा जाता है पी, पी द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं ऐसा। समझिए यहाँ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। आप जैसे ये पढ़ रहे हैं, ये आप साई का स्क्वायर आपने बोला है कि ये जो टर्म होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वहां इलेक्ट्रॉन होने का जो चांसेस है। और ये आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ऐसे पढ़ते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मेरा एटम में, एटम का छोटा सा जोन मैं ले रहा हूं, जैसे एटम है और एटम का ये जोन ले रहा हूं और इसका रेडियस है आर है, और ये डॉटेड जोन, ये जो डॉटेड जोन जो हुआ, ये जो जोन हुआ डॉटेड जोन जो हुआ, ये जो जोन हुआ ऐसे। मान लीजिए ये छोटा सा जोन मैं ले रहा हूं, ये इस जोन का जिसका थिकनेस जो है वो dr है, ठीक है। ये डॉटेड जोन है और इस जोन का जो थिकनेस हुआ वो थिकनेस है dr, ठीक है। वो रेडियस r है और थिकनेस जो है इसका dr, ऐसे हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये थिकनेस है dr ऐसे, ठीक ऐसे। सो ये देखिए आप इसका जो वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे आप करेंगे, ये आप फाई स्क्वायर करेंगे और यहाँ प्रोबेबिलिटी कर लेंगे और वॉल्यूम जो हुआ, ठीक है। तो ये जोन का, ये जो रेड जोन है ना, उसका वॉल्यूम, तो एरिया जो हो गया वो है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये ब्लू कलर वाला एरिया जो है स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम चाहिए ना, तो थिकनेस कितना है dr है, तो इनटू द dr, ऐसे dr कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन हो गया वो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर और बगल में यहाँ dr, ऐसे लिखते हुए ऐसे फाई का स्क्वायर, ये करना। तो ये तीन टर्म हम लोग यूज करेंगे इस श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में। एक तो वेव फंक्शन जो एम्पलीट्यूड होगा, दूसरा है आपका प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोला जाता है, और ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पी से प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, और कहीं एटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 4 पाई आर स्क्वायर dr, और ये जो साई है उसका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन है बड़ा आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, पैकेज में है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा, देखने में बड़ा लगेगा, लिखा हुआ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
4 हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम में आप 5 लिखा हुआ है, साई है, और 2s के लिए ये लिखा हुआ 1/4 और √2 पाई ऐसे लिखा हुआ, और लिखा हुआ 1/a0, और यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ, 2 - r/a0 ऐसे लिखा हुआ, फिर यहाँ लिखा हुआ e पे पावर -r/a0 लिखा हुआ ऐसे। सो a0 इज द बोर रेडियस, a0 लिखा हुआ पेपर में कि a0 इज द बोर रेडियस। सो बोर्स का रेडियस है a0। इफ द रेडियल नोट ऑफ 2s का रेडियल नोट एट r0, फाइंड r0, ठीक है। सो फॉर रेडियल नोट at r0, so radial node at r is equal to r0, so find a0 निकालना है, a0 आपको कैलकुलेट करना है। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, ये इस तरह से क्वेश्चन था और लिखा हुआ था ऑप्शन ABCD। a0, 4a0, 2a0 और 6a0। तो ये है एडवांस क्वेश्चन और एकदम इजी 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। लोग देख के छोड़ देगा, बोलते हैं कि ये इतना टफ क्वेश्चन है, इतना बड़ा है क्वेश्चन, लगता है बस देखने में, बट एकदम इजी है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा हुआ पेपर में दिया हुआ है और a0 बोर रेडियस है फॉर रेडियल नोट एट r इज इक्वल टू r0। सो नोड आ रहा है, आप जानते हैं कि ये चीजें आप 1 सेकेंड का तो क्वेश्चन है कि एम्पलीट्यूड फंक्शन अगर नोड आ जाए, नोड किस पॉइंट पे है, r इज इक्वल टू r0 रखेंगे, तो जैसे ही नोड रखेंगे तो एम्पलीट्यूड होता है वो 0 हो जाता है। ये तो आपको कोई सिखाना नहीं है, अभी तो आप जानते हैं कि नोट्स इसको बोलते हैं, साइंस में ऐसे नोट्स आता है और नोट्स पे तो एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन का 0 होगा, ये तो जानते हैं। तो वो जो फंक्शन है वेव फंक्शन लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि नाउ रेडियल नोट एट r इज इक्वल टू r0। तो मैं जैसे ही यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखिए ऐसे ये, और यहाँ पे नोड के बारे में बात करूं और नोड और किस पॉइंट पे r इज इक्वल टू r0 पे, तो ये टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा और आप अगर इक्वेट करेंगे था तो 1/4 √2 पाई, इसका कोई जरूरत नहीं था। यहाँ है 1/a0, a0 पे पावर 3/2, सिंपल सा, और यहाँ 2 माइनस r की जगह r0 और r0 r0/a0 ऐसे करना था। वहां बगल में है e पे पावर -r0/a0 ऐसे लिखना था। देखिए ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये भी एक्सपोनेंशियल एक नंबर है। अगर आप 0 करेंगे लेफ्ट साइड 0, तो ये लेफ्ट साइड 0 सपोर्ट सिर्फ यही करेगा, 2 -r0/a0 यही बस सपोर्ट करेगा। बाकी तो ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक्सपोनेंशियल पे आ गया, तो ये सब सारे एक मैथमेटिकल नंबर हो गए, ये नंबर हुआ। और अगर आपको 0 करना है लेफ्ट साइड, क्योंकि नोड पे ये टर्म 0 होगा, अगर इस फंक्शन में r के जगह r0 रख दें तो ये नोड बन जाएगा, नोड पे ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 होगा आप ये कांस्टेंट यही 0 होगा, इक्वेट कर लेंगे। r0 इज इक्वल टू 2a0। देखिए आईटी एडवांस का क्वेश्चन कितना छोटा है, कितना छोटा क्वेश्चन है, और लोग छोड़ देते हैं। लोग छोड़ते हैं कि वो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आ गया, बहुत टफ होगा, एकदम बड़ा फंक्शन है, बट ये सब फंक्शन बेकार का है, कोई काम का नहीं है, केवल नोड लिखा हुआ है, नोड एट r इज इक्वल टू r0, 1 सेकेंड क्वेश्चन। देखिए तो r इज इक्वल टू r0 पे नोड है, और ये सारा चीजें, ये पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये 0 नहीं हो सकता है। ये एक्सपोनेंशियल पे पावर भी एक कांस्टेंट है, ये 0 नहीं होगा। इस तरह आप नोट पे ये टर्म 0 कर लीजिए, हो गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाइए, इससे भी अच्छा है थोड़ा एक क्वेश्चन।
सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा हुआ है। नाउ साई जो वेव फंक्शन है 3s के लिए लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 1 हर ऑर्बिटल के लिए अलग होता है। where sigma is equal to 2ZR by 3A naught. What is the maximum radial distance of node from nucleus? Maximum radial distance of node. Maximum radial distance of node from nucleus. From nucleus. ऑप्शन है, बड़ा बड़ा ऑप्शन है। सो पूछा जा रहा है कि आपका मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोड का डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम न्यूक्लियस। सो बड़ा वेव फंक्शन है, देने दीजिए, बट कुछ है नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन लिखा हुआ है और ये फंक्शन लिखा हुआ है 3s के लिए, यहाँ पे इस फॉर्म में है, और ये सिग्मा के बारे में ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ किसका? डिस्टेंस ऑफ नोड। जैसे ही नोड पॉइंट पे आएंगे, नोड पे आते ही ये नोड पे ये एम्पलीट्यूड फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब 1/9 और √3, 1/A0 पावर 3/2, e पे पावर -σ/2, सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा और +6 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो गया। नोट्स पे 0 हो गया। ठीक है, अब ये टर्म ये जानते हैं, ये तीनों टर्म जो है वो कांस्टेंट है। ये एक्सपोनेंशियल में पावर जो भी रहेगा वो कांस्टेंट ही टर्म माना जाता है। आप यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं कि एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इस पे ऊपर कुछ भी रहे टर्म एक कांस्टेंट ही नंबर आएगा। सो फाइनली आ गया सिग्मा स्क्वायर -6 सिग्मा +6 इक्वल टू 0। इसमें से सिग्मा निकालते हैं। सो 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac by 2a। सिग्मा इज इक्वल टू ये हुआ 6 प्लस माइनस √36 -24 डिवाइड बाई 2 हो गया। नेक्स्ट, सिग्मा, सो यहां पे आप करेंगे तो 6 प्लस माइनस, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, 36 और -24 करेंगे तो ये हुआ 12, और 12 में से बाहर निकालेंगे तो 2√3 हुआ ना। सिग्मा 3 प्लस माइनस √3 सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा की जगह ये पुट कर लेंगे 2 और ZR डिवाइड बाई 3A0 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 हो गया। R निकालना था हम लोग को। सो R, जब R हम लोग सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू जो होगा ये ऊपर चला जाएगा 3 प्लस माइनस √3 इंटू 3A0 और डिवाइड बाई वो 2 इंटू Z, ये हो गया। क्लियर? हम लोग को क्या चाहिए था? मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस। अभी रुकिए,
मैक्सिमम चाहिए आपको, रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, पूछा हुआ था पेपर में कि रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम, अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो यहां पे प्लस साइन ले लीजिए, क्योंकि ये दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से आपको क्या चाहिए था, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ नोट, तो मैक्सिमम में प्लस साइन लेना चाहिए आपको, तो यही आंसर रहेगा। आप लास्ट लाइन देख लेंगे, मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस, तो मैक्सिमम अगर आपको चाहिए, क्योंकि आंसर में आपको मैक्सिमम पूछा गया था, तो मैक्सिमम ऐसे। सो यहां हुआ 3 प्लस √3 इंटू 3a0 बाई 2 और z हो गई। ये ऑप्शन में रहेगा 3√3 3 प्लस √3 a0 बाई z 3/2, ये हो गया। सो ये लेक्चर कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं वेव इक्वेशन डिस्कस कर दूंगा और उसका ग्राफ पढ़ना आपको नेक्स्ट क्लास।